मेरी शादी क्या तय हुई, घर जैसे खुशियों से खिल उठा। जिसे देखो वह शादी की ही बातें करता दिखाई देता। माँ तो जैसे खुशी से बौखला ही गई थी। पिताजी खुशी के साथ साथ तनाव में थे कि जमींदारों के घर रिश्ता जुड़ रहा है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। सब कुछ उनकी हैसियत के अनुरूप करना चाहते थे। बाहर की तैयारियों की भागदौड़ के बीच भी माँ को बताना नहीं भूले, देखो अपनी लाडली को पारंपरिक भोजन बनाने की खूब प्रैक्टिस करा दो। हमारी लाडो किसी परीक्षा में असफल नहीं होनी चाहिए। पति की ओर देखकर माँ मुस्कुराई। आप अपनी तैयारियां ठीक से करो जी, हमारी बिट्टो को पाकर समधी के लोग बेहद खुश होंगे। आप चिंता मत करो, उसे सब कुछ आता है। फिर भी मैं रोज़ उससे कुछ न कुछ बनवाती रहूँगी। शादी की तैयारियों जोरों पर थी और मेरे मन में धुक धुक हो रही थी। बचपन से लखनऊ में जन्मी पली बड़ी, मैं अचानक से जौनपुर में जाकर कैसे बस जाऊंगी? यह कैसा शहर होगा, कैसे लोग होंगे, जमींदार परिवार का क्या अर्थ है? मैं मन ही मन समझने की कोशिश करती, पर किसी से कुछ पूछ नहीं पाती। सोचती कि यदि भाई की शादी हो गई होती तो कम से कम भाभी से मन की बात तो कर सकती थी। मेरे मन में जौनपुर वासियों और होने वाले परिजनों को लेकर अनेक प्रश्न सिर उठा रहे थे। इतिहास मेरा पसंदीदा विषय कभी नहीं रहा, फिर भी उसके पन्ने पलटकर जानने की कोशिश की तो पता चला जौनपुर मध्यकालीन भारत का एक स्वतंत्र राज्य था, जो कि शर्की शासकों की राजधानी हुआ करता था। यह कलकल बहती गोमती नदी के तट पर बसा है। इसी सब उधेड़-बुन के बीच विवाह की तिथि भी आ गई। एक शानदार आयोजन के साथ मैं विवाह बंधन में बंधकर विदा हो गई। कार एक झटके के साथ रुकी तो मेरी तंद्रा टूट गई। हड़बड़ाकर मैंने सिर से सर का अपना पल्लू संभाला। बगल में बैठे पति धीरे से फुसफुसाए। हम घर पहुंच गए। मैंने कार की खिड़की के बाहर नज़र दौड़ाई। चारों ओर दुकानें ही दुकानें दिखाई दी। मेरे मन के दौड़ते घोड़े को लगाम लगी। यह कैसा रजवाड़ा है? यह तो कस्बे की बाजार सा लग रहा है। बस दुकानें बड़ी बड़ी लग रही थी। तभी औरतों का एक झुंड आया और जाने कौन कौन सी रस्में होने लगी। रबर की गुड़िया की मानिंद में उनके आदेशों का पालन करती जाती। बहू जीने पर ऊपर चलो कहने के साथ भद्र महिला ने मेरा लहंगा संभाला और मैं धीरे धीरे जीने पर पड़ने लगी। ऊपर पहुंचकर मैंने नज़रें चारों ओर घुमाई। बड़ा सा चौड़ा दालन था। दालन के अंत में सामने नक्शीदार बड़ा सा विशालकाय दरवाज़ा था। मैं नज़र झुकाए धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंची। द्वार के बीचों बीच चौक बनाकर उसके बीच रखे कलश को देखकर लगा, हाँ, आई तो मैं किसी रजवाड़े में ही हूँ। बड़ा सा चांदी का कलश जो बेल बूटों से सजा था, चावलें भरकर नई बहू के गृह प्रवेश हेतु रखा गया था। चावलें लुढ़का कर मैं एक हॉल में आ गई। मुझे एक सोफे पर बैठाया गया। शानदार नक्काशी वाला सोफ़ा कम सिंहासन ज़्यादा लग रहा था। उस विशाल हॉल में कई सोफ़े रखे थे जिनके हत्थे शेर या हाथी जैसे थे। मुझे अपने मायके का इकलौता नक्शीदार सेंटर टेबल याद आया जो पिताजी सहारनपुर से लाए थे और हम उसे कितना सहजते रहते थे। या तो फर्नीचर, दरवाजे सब नक्काशी के शानदार नमूने लग रहे थे। 3 दालान पार कर थोड़ी देर बाद मुझे एक कमरे में पहुंचाया गया। भाभी, यह मेरा कमरा है, आप यहाँ आराम कीजिए, आपका कमरा अभी सज रहा है, कहकर मेरी ननंद तारा शरारत से मुस्कुराई। यह घर तो बहुत बड़ा है, आप लोग खो नहीं जाते इसमें? मुस्कान के साथ मैंने पूछा। तारा खनकती हुई प्यारी हंसी के साथ खिलखिलाई, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, भाभी, पहला वाला दालन और बैठक मेहमानों के लिए है। दूसरा दालन और उसके चारों ओर बने कमरों में रसोई, खाने का कमरा, मेहमान खाना और कुछ फालतू कमरे हैं। इस तीसरे दालन के चारों ओर हम सबके कमरे हैं, पर तीसरे दालन में आने की इजाज़त केवल चमेली और इन्ना को ही है। धीरे धीरे आप सब जान जाएगी। आप आराम करिए, मैं मेहमानों को देख लूँ। थोड़े दिनों में यहाँ की कमांड आपके ही हाथों में ही होगी। शाम से ही मेरी ननंदे मुझे सजाने में लग गई। उनकी चुलबुली छेड़छाड़ मन को गुदगुदाती तो मैं मुस्कुरा देती। वे निहाल हो जाती। मेरी लंबी चोटी खोलकर वे मेरे केशों के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगी।
हाय भाभी, भैया तो इन केशों में खो ही जाएंगे। एक ने मुझे कोहनी मारी। हाँ, भैया के काम का क्या होगा, इनसे बंधे हुए तो कहीं जान ही नहीं पाएंगे। और कमरा उनकी खिलखिलाहटों से भर गया। तभी सासू माँ आई। उनके पीछे पीछे चमेली एक बड़ा सा थाल थामी हुई थी। वह साटन के लाल गोटेदार कपड़े से ढका था। बहू रानी, यह हमारा खानदानी लहंगा है। सच्चे काम का मतलब सोने चांदी के तारों से काम है। इसमें थोड़ा भारी है पर हमारे घर की परंपरा है। आज के दिन इस परिवार की कुलवधू इसे ही पहनती है। जी, मेरे उत्तर के साथ ही वे जितने ठस के साथ आई थी उतनी ही ठस से चली गई। लहंगे को देखकर तो मेरी आंखें चुंदिया हो गई। उस प्राचीन लहंगे की क्या बेहतरीन कारागिर थी। शादी के लिए लखनऊ जैसे शहर में कितने ही लहंगे देखे थे मैंने, पर इसके आसपास भी कोई टिक जाए ऐसा एक लहंगा मेरी नज़रों के सामने नहीं आया था। भाभी, ऐसे क्या देख रही है? थोड़ा भारी तो है पर पहनना तो पड़ेगा ही। तारा ने मुझे हिलाया। हाँ, बहुत सुंदर है। मैंने आंखें झपकाई तो सब फिर खिलखिला उठी। तैयार होकर जब मकद आई ने मैं स्वयं को देखा तो एक पलक को तो भ्रम ही हो गया कि आईने में कोई महारानी खड़ी है। बिन बोले ही मैं मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में सब मुझे मेरे कमरे में पहुंचाकर चली गई। उनके जाते ही मैंने अपने कमरे को निहारा। कमरा नहीं, न उसे हॉल ही कहना सही होगा। यह विशाल हॉल मेरा है, सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठी। ऐसा तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बीच कमरे में लकड़ी का विशाल नक्शीदार पलंग बड़ा हुआ था, जिसके सिरहाने पर नक्काशी की हुई थी। पलंग को फूलों से सजाया गया था। कमरे में एक और बड़ा सा सोफा पड़ा हुआ था, जिस पर सुंदर कारीगरी से कमल के फूल उकेरे गए थे। जमीन पर मोटी फर्शियन कालीन बिछी हुई थी। अचानक मेरी निगाह छत पर गई और मेरी आंखें फटी की रह गई। पूरी छत काले नीले सफ़ेद रंग की चित्रकारी से सजी हुई थी। दो विशाल झाड़ फानुस लटक रहे थे। अभी मैं देख ही रही थी कि कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और मैं संभल कर बैठ गई। नीले रंग की शेरवानी पर नारंगी साफा बांधे, गले में मोती की माला पहने मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। यह पुरुष अब मेरा है, सोचकर मन प्रसन्नता से खिल उठा। कुछ दिन यूं ही गहमा गहमी रही। फिर एक दिन सासू माँ बोली, तारा, अभी तक बहुरानी ने अपना पूरा घर नहीं देखा है, इसे पूरा घर दिखा दो। मैं और तारा हवेली भ्रमण पर निकल गई। जितना तारा उत्साहित थी उससे ज़्यादा मैं उत्सुक थी। जिसे तारा ट्योड़ी कह रही थी वह कलाकारी का उत्कृष्ट नमूना था। मैं पूर्वजों की कला के आगे नतमस्तक थी। तारा, हम ऊपर नहीं जाएंगे? मैंने तारा से पूछा। भाभी, ऊपर की मंजिल को हमने किराए पर दे रखा है। हमारी पहली मंजिल पर 3 किराएदार है। ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। किराएदार? लेकिन क्यों? बरबस मेरे मुंह से निकला था। भाभी, इतने बड़े घर का रखरखाव आसान नहीं होता। आश्चर्य से मेरी ओर देखकर तारा बोली। मेरा मतलब वह नहीं था। मैं बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। कोई बात नहीं भाभी, बस स्वाभाविक प्रश्न था। मेरे कंधे पर हाथ रखकर तारा मुझे आश्वस्त करते हुए बोली, इसके ऊपर भी एक मंजिल है, पर मैं वहाँ नहीं जाती। आप भैया के साथ जाकर देख लीजिएगा। आप नहीं जाती? मतलब? भाभी, आप तो जानती ही है पुरानी हवेलियों के साथ कितने किस्से जुड़े रहते हैं, तो हमारी हवेली भी इसका अपवाद नहीं है। तारा ने समझाया। मतलब भूत? हाँ, ऐसा ही कुछ। तारा की आंखों में शरारत थी। सच बताइए ना। हाँ सच। तारा ने अपनी बात पर जोर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की बगिया में ले गई और एक कर हर पेड़ से मेरा परिचय कराने लगी कि कौन सा पेड़ कब और किसने लगाया था। उसी समय चमेली आई। भाभी, आपको भैया बुला रहे हैं। भैया बुला रहे हैं? दोहराते हुए तारा ने मुझे शरारत से कोहनी मारी। मैं लजाई सी चमेली के पीछे चल दी। पतिदेव तो जैसे मेरी प्रतीक्षा में ही बैठे थे। देखते ही बोले, चलो तुम्हें गोमती नदी की सैर कराता हूँ। वहाँ सूर्यास्त का नज़ारा देखना मज़ा आ जाएगा। कुछ ही समय में हम कलकल बहती गोमती के ऊपर बने शाही पुल पर थे। लाल रंग का ऐतिहासिक पुल अपनी पूरी भव्यता से मेरा मन मोह रहा था। पतिदेव गर्व से बता रहे थे कि इसे अकबर के आदेश पर मुनईन खान खाना ने बनवाया था और माँ
और तारा के साथ तुम जिस शाही किले को देखने गई थी उसका निर्माण फिरोज शाह ने कराया था। अचानक मेरे मुंह से निकला, मुझे अपनी कोठी की ऊपरी मंजिल कब दिखाएंगे? आप पतिदेव कुछ पल मुझे निहारते रहे, फिर बोले, तुम्हें ऊपरी मंजिल देखनी है? हाँ ठीक है, दिखा दूंगा, चलो घर चलते हैं। परिवार का हर सदस्य किसी न किसी बहाने से मुझे ऊपर की मंजिल दिखाने से कतरा जाता था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं भी बार बार नहीं कह पा रही थी, पर मेरा डर और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ती जा रही थी। उस दिन सुबह सुबह मैं बीच के दालन में आई तो पहली मंजिल पर रहने वाली लीना मिल गई। भाभी, मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। आज आप लंच मेरे साथ करिएगा तो मुझे खुशी होगी। जब से आपकी शादी हुई है मैं आपको बुलाना चाह रही थी। मैं माँ समेरी बात बीच में काट कर लीना बोली, आंटी जी से व तारा से मेरी बात हो गई है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगी। मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है। ठीक है, मैं मुस्कुराई। हम तीनों गपशप के साथ पिज्ज़ा का आनंद ले रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा अचानक धीरे से खुला और एक हाथ जिसमें एक डब्बा और फूलों का गुलदस्ता था दिखाई दिया। मेरी तो सांस ही अटक गई। लीना और तारा ने एक दूसरे की ओर देखा, तब तक उस हाथ से जुड़ा शरीर भी सामने आ गया और लीना व तारा दोनों एक साथ बोली, ओह तुम हो, डरा ही दिया था। सौम्य, जो कि इसी मंजिल पर दूसरी ओर रहता था, हड़बड़ाया सा खड़ा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। हाँ, सौम्य लाओ। भाभी, यह गुलदस्ता मैंने आपके लिए मंगाया था, आप पहली बार आई है ना? लीना ने बात संभाली और आगे बढ़कर सौम्य से सामान ले लिया। ये इमारती अटकता हुआ सौम्य बोला। दोनों की हड़बड़ाहट छिपाए नहीं छिप रही थी। आओ बैठो सौम्य, तारा बोली। भाभी, यहाँ की इमारती मशहूर है, इसलिए खास आपके लिए मंगवाई है, कहते हैं हुए लीना ने दोनों चीज़ें मुझे पकड़ा दी। हम चारों थोड़ी देर बातें करते रहे, पर सौम्य सामान नहीं हो पा रहा था। उसकी नज़र मेरे पास रखे गुलदस्ते पर बार बार जाकर अटक रही थी। चलती हुई जब मैंने गुलदस्ता उठाया तो उससे लटकता हुआ छोटा सा कार्ड उनकी चुंगली कर गया, जिसने मैंने धीरे से निकाल लिया और लीना को गले लगाकर धीरे से सबकी नज़र बचाकर उसके हाथ में पकड़ाकर बोली, यह तुम्हारे लिए है। कार्ड पर लिखा था, फॉर माई लव। धीरे धीरे तीनों किराएदार मुझसे खुलने लगे थे। लीना और सौम्य तो अपने अपने हिस्से में अकेले ही रहते थे और उनके बीच पक रही थी खिचड़ी अब मेरे सामने थी। दूसरी मंजिल पर ही एक बड़े हिस्से में मोहन रहता था, जो कि किसी बैंक में काम करता था। उसके साथ उसकी माताजी रहती थी। 3 दिन के बाद खाली समय में मैं अब अक्सर उनके पास थोड़ी देर के लिए चली जाती। सासू माँ आज़ाद ख्याल की थी, ज़्यादा टोका टाकी नहीं करती थी, बस अपने काम से काम राजसी ठसक में ही रहती थी। घर में भी जेवरों से लदी रहती थी। तारा कॉलेज चली जाती और माँ जी आराम करने, तो मैं ऊपर वाली माताजी के पास जा धमकती थी। उनके पास ढेरों किस्से थे। बहू, तुम तीसरी मंजिल पर गई कभी? एक दिन अचानक उन्होंने पूछा। नहीं माताजी, कोई ले ही नहीं जाता मुझे। मेरा लहजा शिकायती भरा था। जाना भी मत बहू, ऐसा क्या है वहाँ? मैंने पूछा तो वे अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी। बताइए ना, मैंने जोर दिया। फिर कभी बताऊंगी बहू, अभी तो मुझे आराम करना है। मैं चली तो आई, पर मुझे ऊपरी मंजिल का रहस्य जानने का रास्ता मिल गया था। मेरे बार बार कुरेदने पर उस दिन माताजी बोली, देखो बहू, किसी से कहोगी नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं। नहीं माताजी, आपकी बात मैं किसी को क्यों बताने लगी भला? मैं उत्साहित थी। जानती हो, ऊपर की मंजिल पर न रात में कुछ लोग आते हैं। कौन लोग और क्यों आते हैं माताजी? पता नहीं, पर आते तो है। माताजी बोली, आपने देखा है? मैं सीधे माताजी की आंखों में देख रही थी। और क्या, यह सब ने देखा है? तुम्हें भी दिख जाएंगे जल्दी ही। माताजी के स्वर में विश्वास था। उसी समय लीला के कमरे की खुलने की आवाज़ आई। सुन बहू, यह लीना तुम्हें कैसी लगती है?
बहुत मस्त लड़की है, मुझे अच्छी लगती है। बता तो ज़रा मेरे मोहन के लिए कैसी रहेगी। अब माताजी मेरी आंखों में देख रही थी। माताजी, आजकल शादी ब्याह में बच्चों की पसंद का ध्यान रखना चाहिए, उनसे ही पूछना चाहिए। आप मोहन से बात करिए, क्या पता उसे कोई लड़की पसंद है, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। माताजी बोली, मतलब मोहन ने आपको बताया है कि उसे लीना पसंद है? उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं, ऐसे कौन बताता है, मैं हूँ ना, उसका मन पढ़ सकती हूँ। स्नेह उनकी आंखों में तैर रहा था। फिर तुम तो अभी बच्ची हो, पता है मोहन को हमेशा लीना की फिक्र रहती है। कुछ भी फल वल लाता है तो लीना को देने को कहता है। और यह जो दूसरा लड़का रहता है ना, मुझे तो फूटी आँख नहीं भाता। जाने क्या नाम है, सौम्य, हाँ जो भी है। रोज स्पष्ट था। मैं उठने लगी तो माताजी बोली, सुनो, अपनी सास से कहकर इस सौम्य को निकलवा दो। मैं ना बहुत अच्छा किराएदार दिलवा दूंगी, किराया भी मोटी देगा। तुम बात करो उनसे। अरे मैं क्या कहूँगी, मैं चकित थी। कहना क्या है, कह देना तारा को गलत नज़र से देखता है, तुरंत हटा देगी। पर यह सच नहीं है। बरसों से तारा से राखी बंधवाता है, बहुत मानता है उसे। सुना भी है और देखा भी है मैंने स्पष्ट किया। अरे तो तुम झूठ कहाँ बोलेगी, बस लीना की जगह तारा का नाम बदल देना। माताजी फिर से बोली, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं चलती हूँ। मैं झटके से उठ भागी और हड़बड़ाहट में सामने से आ रहे पतिदेव से टकरा गई। पूरी बात सुनकर वे बोले, अच्छा चलो, तुम्हें तीसरी मंजिल दिखाता हूँ। मैं काफ़ी डरी डरी ऊपर पहुँची। मेरा चेहरा देखकर पतिदेव खिलखिलाए, इतना डरती हो तो देखने की जिद क्यों? सच बताइए, इसमें भूत है क्या? नहीं यार, सब बकवास है। भूत होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाता। भूत कुछ नहीं होता। कहते हुए उन्होंने कमरे के विशाल दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा आवाज़ के साथ खुल गया। घबराहट में मैंने पति की कमीज़ पीछे से पकड़ ली। वे मुस्कुराए और मेरा हाथ थामकर अंदर बढ़े। अंदर आते ही आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं एक बड़ी लाइब्रेरी के अंदर खड़ी थी। लकड़ी की नक्शीदार अलमारियों के ऊपर खूबसूरत फ्रेम में महान क्रांतिकारियों की अनेक फ़ोटो लगी थी। कुछ को मैं पहचान रही थी और ज़्यादातर को नहीं। एक किनारे पर मोटा गद्दा बिछा था जिस पर खूबसूरत कालीन बिछी थी और कई तकिए रखे हुए थे। मैं कल्पना कर सकती थी कि यहीं पर सब बैठते और बातचीत करते होंगे। आगे बढ़कर पतिदेव ने एक अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर किताबें भरी पड़ी थी। यह हमारे परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास का पन्ना है जिस पर हम सबको गर्व है। यह वह स्थान है जहां नेहरू, गांधी, पटेल सरीखे महान नेता आते थे और आज़ादी की योजना बनाते थे। हमारे पर बाबा आज़ादी की लड़ाई के एक सैनिक थे। इस कमरे में कैद उनकी यादें हमारी बेशकीमती धरोहर है। और यह भूत वाली बात सब बकवास है। पहले सामने वाले भाग में दूसरे किराएदार थे, बहुत पुराने, पर उनकी नीयत में खोट आ गया था। लोगों को डराने के लिए वही ऐसी अनर्गल बातें फैलाते रहते थे कि सफ़ेद धोती कुर्ते में कुछ लोग रात में तीसरी मंजिल पर आते हैं। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तब हमने उन्हें निकाल दिया। जब से लीना और सौम्य आए हैं सब ठीक है। पर माताजी, मैंने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, माताजी थोड़ा इधर उधर की बातें करती है, पर उनका ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है। और उनका बेटा मोहन बहुत नेक इंसान है, सबकी मदद को हमेशा तैयार रहता है। और उसके पिता बाबूजी के अच्छे मित्र थे। इसलिए मैं सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। अच्छा श्रीमती जी, आपका डर और भ्रम दूर हुआ है या फिर भूत को बुलाऊं? हंसते हुए वे बोले, मैं यहाँ से किताबें लेकर पढ़ सकती हूँ ना? अपनी झेम झिपाते हुए मैंने पूछा। हाँ हाँ, तुम मालकिन हो यहाँ की, सुना था तुम्हें पढ़ने का शौक है, खूब पढ़ो। चाहो तो यहाँ की सफाई करा के यहीं बैठकर पढ़ो। नहीं, अपने कमरे में ही पढ़ूंगी, यहाँ ज़्यादा एकांत है। ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, यह सौम्य, लीना और मोहन की प्रेम कहानी उन्हें ही सुलझाने देना। तुम
बीच में मत पड़ना। और हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले नीचे की ओर चले दिए। डर का भूत भाग गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।